नमस्कार। कक्षा 9 विषय विज्ञान पाठ 3 परमाणु एवं अणु। हमने पिछले भाग वीडियो में पढ़ा था कि परमाणु क्या होता है, पहले परमाणु के नियम है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, उसके बारे में, अणु किसे कहते हैं, परमाणुकता किसे कहते हैं, सारी उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हमारे पास टॉपिक है आयन। आयन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये ध्यान देना। आयन परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर अथवा ग्रहण करके आवेशित हो जाता है और इन्हीं आवेशित कणों को हम आयन कहते हैं। कोई भी परमाणु होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन या तो दे देता है या फिर लेता है, इस प्रकार से वो एक अपने ऊपर चार्ज लगाता है और उसी चार्ज को हम आवेश कहते हैं। अब क्या है कि वो क्यों देता है और क्यों लेता है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। हमारे आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व होते हैं उसमें सबसे लास्ट वाला 18वां वर्ग होता है, वो होता है उत्कृष्ट गैसें या अक्रिय या फिर स्थायित्व प्राप्त की हुई नोबल गैसें। कोई भी परमाणु होता है उन्हीं की तरह एक स्थायित्व प्राप्त करना चाहता है और उन्हीं स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा या फिर वो ग्रहण करेगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो आयन होगा। अब चार्ज दो प्रकार से है, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। जिसके ऊपर धन का आवेश होता है उसे धनायन बोलेंगे और जिसके ऊपर ऋण का आयन आवेश होता है उसे ऋणायन कहेंगे। धनायन की परिभाषा, जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन है कोई भी परमाणु है, यदि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो उसे धनायन कहेंगे। और ऋणायन में इसके विपरीत होगा, जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण करता है। धनायन यानी हम कहते हैं जब परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है। तो हम मान लेते हैं कोई तत्व है और तत्व उदासीन है, उसके अंदर उदासीन तब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। तो हम कह रहे हैं कि कोई भी परमाणु या तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जब हम उस तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसमें संख्या किसकी ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन की, इसलिए उस पर जो चार्ज आएगा वो धनावेश या धनायन का आएगा। इसी प्रकार ऋण आयन, जब कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी चार्ज है वो बढ़ जाता है, इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो ऋण आयन आएगा। इसलिए हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे होता है NaCl। NaCl के अंदर Na प्लस के अंदर उपस्थित होता है और Cl माइनस के ऊपर। यानी सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसीलिए जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उस पर प्लस या माइनस का चार्ज रहता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम एक संख्या को दर्शाएं। अब है टॉपिक हमारे पास रासायनिक सूत्र लिखने के नियम। हमें कोई भी तत्व होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है किसी भी चीज़ का, तो उसके जो नियम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि रासायनिक सूत्र क्या है। कोई भी तत्व या परमाणु या फिर अणु, यौगिक, मिश्रण जो भी मिलकर बनता है वो तत्वों से मिलकर बनता है। अब वही तत्व क्या होते हैं हम उसे रासायनिक सूत्र के द्वारा पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार एक जल होता है और उसका अणुसूत्र होता है H2O, हमें उसका अणुसूत्र पता है तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व प्रेजेंट है, उपस्थित है और उसमें ये तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार हमारे पास बहुत सारे गुण होते हैं जो हम अणुसूत्र के द्वारा उसे पता लगा सकते हैं। अब उन्हीं अणुसूत्र या रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके नियम है। सबसे पहला है कि आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। कोई भी आयन है उसकी संयोजकता या आवेश उनका इक्वल होना चाहिए, दोनों का इक्वल करना होगा। फिर सेकेंड है, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से लिखते हैं और धातुओं को बाईं तरफ लिखते हैं तथा अधातु को दाईं तरफ लिखते हैं। इसी प्रकार हमारे पास उदाहरण है कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम है जो कि एक धातु और ऑक्साइड है वो है अधातु। अब कैल्शियम है इस साइड बाईं तरफ लिखा है हमने और ऑक्साइड को दाईं तरफ, ऐसे दिया हुआ है CaO। Ca प्रतीक होता है कैल्शियम का और ऑक्साइड O होता है ऑक्सीजन का। इसी प्रकार अगला उदाहरण सोडियम क्लोराइड। सोडियम एक प्रकार की धातु है तथा क्लोराइड एक प्रकार की अधातु। तो Na सोडियम का प्रतीक है और Cl क्लोरीन का। अगला है आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड के अंदर आयरन लोह तत्व है जो कि एक प्रकार की धातु होती है और सल्फाइड यानी सल्फर जो अधातु है। हमने इसी को भी Fe को बाईं तरफ और सल्फर को दाईं तरफ लिखा है। फिर है कॉपर ऑक्साइड।
कॉपर धातु जिसे हमने पहले लिखा बाईं तरफ, और ऑक्साइड को दाईं तरफ लिखा ऑक्सीजन O। यानी जहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन अधात्वें हैं तथा इन्हें हमने दाईं तरफ लिखा है इस साइड, और जबकि कैल्शियम, सोडियम, आयरन धात्वें हैं तथा इन्हें हमने लिखा है बाईं तरफ। अगला टॉपिक है कि बहुपरमाणुक आयनों, यानी कोई भी आयन है 2 या 3 मिलकर बनते हैं तो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहेंगे। तो बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयनों को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। यदि बहुपरमाणुक आयन हमने किसी यौगिक के साथ, तत्व के साथ जोड़े हैं तो उनके जितने भी जो संख्या आएगी उसे हम कोष्टक के द्वारा दर्शाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ हमने O और H यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाहर कोष्टक लगाकर 2 लिखा है। हम इसे यहाँ 2 लिख सकते थे, लेकिन वो एक तत्व के लिए, परमाणु के लिए होगा। तो बहुपरमाणु के लिए हमने क्या करना होगा कि Mg और ऑक्सीजन और H के लिए, दोनों के लिए लगाना है, तो इसके बाहर हम लगा देंगे कोष्टक, जिससे इसकी संख्या हो जाएगी 2। यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 हो, यदि यहाँ पे हमारे पास जैसे OH 2 था तो हमने 2 लिखा है, यदि हमारे पास 1 हो तो हमें कोष्टक की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए है NaOH। अगला टॉपिक है आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं। उसके बाद संयोजित परमाणुओं की संयोजकताएं क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। यानी हम जो कोई भी यौगिक लेते हैं तो उसके पहले हमें प्रतीक लिखना है, फिर उसकी संयोजकता लिखनी है और फिर उस संयोजकताओं को क्रॉस करके हमें लिखना है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड हमने पहले ही, इससे पहले वाला नियम पढ़ा था कि उसके अंदर धातु को बाईं तरफ और अधातु को दाईं तरफ लिखना है। हमने वही किया है। फिर इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह होता है H और क्लोराइड का Cl। क्लोरीन एक प्रकार की गैस है जो अधातु है। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और क्लोरीन की भी होती है 1, लिख ली। उसके बाद अगला कह रहा है कि इन्हें क्रॉस करके लिखना है, यानी हाइड्रोजन के लिए क्लोरीन की और क्लोरीन के लिए हाइड्रोजन की। तो हमारे पास बनने वाला अणुसूत्र होगा HCl। यहाँ 1-1 है तो हमें 1-1 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार दूसरा लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन वापस H, सल्फाइड यानी सल्फर जो कि है S। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और सल्फर की होती है 2। फिर वापस क्रॉस करके लिखना है। तो यहाँ पे सल्फर की दी हुई है 2, तो इस बार हम लिखेंगे H के नीचे 2 और सल्फर 1, तो यहाँ 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे पास जो बनेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का अणुसूत्र वो होगा H2S। इसी प्रकार अगले तत्वों की भी हम लिखते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन C और क्लोराइड Cl। कार्बन की होती है संयोजकता 4 और क्लोरीन की होती है 1। वापस हमें क्रॉस वाला करना है और बनेगा C 1, लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, और Cl के 4। ये अणुसूत्र है कार्बन टेट्रा क्लोराइड का। इसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड का लिखते हैं, क्लोराइड। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2 और क्लोरीन की होती है 1। वापस क्रॉस करके लिखना है तो MgCl और इस बार क्या आ जाएगा नीचे 2। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड का अणुसूत्र। इस प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है 2। तो बनने वाला अणुसूत्र होगा Al, यहाँ पे 2 है तो 2 लगाएंगे, Al2O3। और एक है कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह होता है Ca और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन। कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है तथा ऑक्सीजन की भी 2। जब इनका हम अणुसूत्र बनाते हैं तो CA2O2 बनता है और इसको हम सरल अनुपात करके CaO भी लिखते हैं, यानी इससे ज़्यादा सरल रहेगा ये CaO।